फ्रेंड्स, न्यू सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मुलायम यादव आज बायोलॉजी का नया चैप्टर लेकर आया हूं, जिसमें हम आप लोगों को आज सेल डिवीज़न कोशिका विभाजन के बारे में बताएंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आगे हम लोग बात करते हैं सेल डिवीज़न की। आप लोग जानते होंगे कोई भी जीव है वो जब जन्म लेता है, एक कोशिका, किसी भी जीव की शुरुआत एक कोशिका से होती है। एक तो पहला पॉइंट। दूसरा ये हुआ कि कोई जीव अगर जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे क्या होता है उसके शरीर में वृद्धि होती है, आकार उसका बढ़ता रहता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो जीवों में ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सेल डिवीज़न एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है, जिसके कारण ऐसा होता है। आपको पता होगा कोशिका विभाजन के द्वारा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी जीव का ग्रोथ ही हो। अगर समसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है तो जीवों में ग्रोथ होगा, और अगर अर्धसूत्री कोशिका विभाजन हो रहा है तो जीवों में ग्रोथ नहीं होता है। अगली बात हम लोग करते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग आसानी से समझेंगे और आपको प्रत्येक पॉइंट पर ध्यान देना है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है, और आप आज सेल डिवीज़न में आप लोग काफ़ी चीज़ सीख लेंगे। बात हम लोग करते हैं कोशिका विभाजन की परिभाषा से। कोशिका विभाजन होता क्या है, आप लोगों को पता है कि कोशिका में उपस्थित केंद्रक और कोशिका द्रव्य का बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। ये जब किसी कोशिका का आकार बढ़ जाता है तो आकार बढ़ने के कारण यह जो संबंध है टूट जाता है। आप लोग जानते होंगे ना, जो बहुत बड़े परिवार के लोग होते हैं उसमें भी झगड़ा होता रहता है, वो बाद में अलग ही हो जाते हैं। तो इसी तरह से तो यहाँ पे भी इसी तरह से जब कोशिका अपना आकार बढ़ा लेती है तो जो संबंध है, संबंध क्या हो जाते हैं, संबंध खराब हो जाते हैं। मीन्स संबंध आपस में टूट जाते हैं, कोशिका का केंद्रक का कोशिका द्रव्य से, और कोशिका विभाजन हो जाती है। कोशिका विभाजन होता क्या है कि पुरानी कोशिकाओं से या मातृकोशिका से, मातृकोशिका क्या होती है, पुरानी कोशिकाएं होती हैं। मातृकोशिका से, मदर सेल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, मातृकोशिका से पुत्री कोशिकाओं का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। मातृकोशिका से फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम मदर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीज़न। कोशिका विभाजन की अगर हम लोग बात करें तो कोशिका विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं, चार बनती हैं, या बहुत सारे प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं जिसमें चार से अधिक भी कोशिकाएं बनती हैं। हम आपको डिटेल में बताएंगे किस कोशिका विभाजन के उपरांत कौन सी कोशिका बनती है। तो आज हम लोग बात शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि कोशिका, मातृकोशिका से पुत्री कोशिकाओं का बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे हम आपको जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षाएं होती हैं, ICAR का, BHU का, UP कैटेट का, खास करके इन सब में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्य रूप से माइटोसिस और मियोसिस से ही पूछे जाते हैं, मीन समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से। तो हम लोग आज इन दोनों कोशिकाओं के बारे में जानेंगे। आगे और जो 3 प्रकार की कोशिकाएँ हैं उसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम कोशिका विभाजन की परिभाषा से। सबसे पहले आप को देखना है कि कोशिकाएं 2 प्रकार की, यहाँ पे कोशिका विभाजन का हमने प्रारूप दिया हुआ है, समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री को माइटोसिस सेल डिवीजन कहते हैं, और अर्धसूत्री को मियोसिस। तो माइटोसिस और मियोसिस 2 प्रकार की कोशिका विभाजन को हम लोग आज सीखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है समसूत्री कोशिका विभाजन। आप हेडिंग डालेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन इसका नाम क्यों पड़ा? इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन में पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या समान रहती है, इसलिए इसको समसूत्री कोशिका विभाजन कहा गया। दूसरा, अगर हम पॉइंट समसूत्री कोशिका विभाजन की देखें, समसूत्री कोशिका विभाजन कायिक कोशिकाओं में होती है। समसूत्री कोशिका विभाजन केवल और केवल कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं को इंग्लिश में सोमैटिक सेल कहते हैं, सोमैटिक सेल में या दैहिक कोशिका भी कहा जाता है, उसमें पाया जाता है। समसूत्री कोशिका विभाजन के उपरांत ही जीवों में वृद्धि होती है। जैसे
जब कोई बच्चा जन्म लेता है छोटा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होता है। किसके द्वारा होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। छोटा सा पौधा है, वो भी बहुत विशाल का रूप धारण कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि समसूत्री कोशिका विभाजन के थ्रू ऐसा होता है। अब बात हम खोज की करते हैं, तो समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया। किसने किया था? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने। याद रखिएगा, समसूत्री कोशिका विभाजन को डब्ल्यू फ्लेमिंग ने खोजा था। अगली बात हम लोग करते हैं, समसूत्री कोशिका विभाजन के फायदे क्या क्या है। एक तो हमने बताया कि इससे वृद्धि और विकास होता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि समसूत्री कोशिका विभाजन का अध्ययन हम कहाँ से करेंगे। जैसे अगर हमको समसूत्री कोशिका विभाजन का अध्ययन करना पड़े, तो हम इसको अध्ययन करने के लिए पौधे का कौन सा भाग लेंगे। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो पौधे का जड़ का और तने का शीर्ष भाग होता है, रूट एंड शूट ऑफ टिप ऑफ रूट एंड शूट ऑफ प्लांट, वो जो है वेरी सूटेबल होता है फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन। समसूत्री कोशिका विभाजन के लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक सेल पाई जाती हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल विभाज्योत की कोशिका पाई जाती है, जिसके उपरांत जिसमें कोशिका विभाजन करने की क्षमता होती है या उसमें कोशिका विभाजन हो रही होती है, तो हम आसानी से उसका अध्ययन कर लेते हैं। कोशिका विभाजन का अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त जो पदार्थ है, आप लोगों को पता होगा, प्याज का रूट जो होता है, प्याज के रूट का टिप भाग कोशिका विभाजन के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ होता है कोशिका विभाजन के अध्ययन के लिए। अब हम, ये तो हमारा हो गया परिचय समसूत्री कोशिका विभाजन का। अब हम लोग बात करते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन होती कैसी है। समसूत्री कोशिका विभाजन को आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है। समसूत्री कोशिका विभाजन की जो पूरी क्रिया है वो 2 चरणों में पूरी होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। आपको पता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है क्या? कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है क्या? तो कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब केंद्रक से है, काइनेसिस का मतलब होता है टूटना, मतलब केंद्रक का 2 भागों में विभाजित होना। तो केंद्रक का 2 भागों में विभाजित होना क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होने के तुरंत बाद कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। समसूत्री कोशिका विभाजन की हम लोग बात पहले समसूत्री करेंगे, फिर अर्धसूत्री की करेंगे। समसूत्री कोशिका विभाजन में जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो 4 अवस्थाओं में होता है, मतलब केंद्रक का विभाजन 4 अवस्थाओं में होता है। ये चारों अवस्थाएं आप याद रखेंगे, क्रम भी इनका याद रखेंगे। क्रम पूछा आता है कि सबसे पहले कौन सा होता है, उसके बाद कौन सा होता है। तो सबसे पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। इन चारों अवस्थाओं में कैरियोकाइनेसिस की जो प्रथम अवस्था है प्रोफेज। तो आप लोग हेडिंग डालिए प्रोफेज, इसके बारे में हम 2-3 चीज़ें लिखवाते हैं। प्रोफेज में पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रोफेज समसूत्री कोशिका विभाजन की या कैरियोकाइनेसिस की प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इस अवस्था में केंद्रक कला एवं केंद्रिका नष्ट हो जाती है। दूसरा लिखेंगे, इस अवस्था में क्रोमैटिन धागे, इस अवस्था में क्रोमैटिन धागे गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। इस अवस्था में क्रोमैटिन धागे गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। क्रोमैटिन धागे का फॉर्मेशन किस में हो जाता है? गुणसूत्रों में हो जाता है। यह कैरियोकाइनेसिस प्रोफेज की प्रथम अवस्था, प्रोफेज की अवस्था होती है। उसके बाद मेटाफेज, प्रोफेज के बाद प्रोफेज में आपने क्या देखा? केंद्रक झिल्ली नष्ट हो गई, केंद्रिका नष्ट हो गई, जो गुणसूत्र हैं और जो केंद्रक कहते हैं क्रोमैटिन धागे हैं वो गुणसूत्रों में परिवर्तित हो गए। इतना सारा काम प्रोफेज में होता है। बात आप मेटाफेज की करते हैं। हमने आपको जब गुणसूत्र पढ़ाया था उस समय बताया था कि मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। मीन्स इसमें गुणसूत्र साफ साफ दिखाई देते हैं। दूसरी बात लिखेंगे मेटाफेज, इसमें लिखेंगे या दूसरी सबसे बड़ी अवस्था है। पहली कौन सी थी? प्रोफेज। या दूसरी सबसे बड़ी अवस्था है, इस अवस्था में गुणसूत्र मध्य प्लेट पर आ जाते हैं, मतलब इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाते हैं। गुणसूत्र साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो जाता है। और अगला लिखेंगे, गुणसूत्रों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आती है बात एनाफेज की। एनाफेज के बाद एनाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज, यह सबसे छोटी अवस्था होती है। इस अवस्था में गुणसूत्रों को जो सेंट्रोमियर होता है, हमारे शायद 7 लेक्चर में हमने गुणसूत्र पढ़ाया है, आप वहाँ पे जाके देखेंगे, सेंट्रोमियर के बारे में उन्होंने बताया है। तो जो गुणसूत्रों का सेंट्रोमियर होता है वो टूट जाता है। सेंट्रोमियर के टूटने के बाद सिस्टर क्रोमैटिड्स बनते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। किस अवस्था में? एनाफेज अवस्था में। उसके बाद नंबर आता है टेलोफेज। यह प्रोफेज का जस्ट उल्टा होता है। प्रोफेज में हमने बताया था केंद्रक कला और केंद्रिका नष्ट हो जाती है, तो अगर उसका उल्टा होता है तो इसमें क्या होगा?
केंद्रक कला और केंद्रिका पुनः दिखाई देने लगते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो क्रोमैटिन धागों में बदल जाते हैं, गुणसूत्र क्रोमैटिन धागों में पुनः बदल जाते हैं। इस प्रकार एक कोशिका में एक केंद्रक से दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है। एक केंद्रक से दो पुत्री केंद्रक का निर्माण हो जाता है। तो ये हो गया बात किसका, कैरियोकाइनेसिस का। कैरियोकाइनेसिस समाप्त हुआ। मीन्स कैरियोकाइनेसिस में क्या था, एक कोशिका थी, एक कोशिका में केवल एक ही केंद्रक था। इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज अवस्था के उपरांत क्या हो गया, कितने केंद्रक हो गए, दो केंद्रक हो गए। अब ये दोनों केंद्रक हो गए। अब जैसे सपोज करिए एक बाप के दो बेटे, मात्र इसमें कोशिका द्रव्य एक ही है। अब दो बेटे हो गए, दोनों में अलगाव होगा। अब ये क्या करते हैं, इनमें अलगाव होता है। होता क्या है कि ये कहते हैं हमारी संपत्ति यहाँ तक है और एक आता हमारी संपत्ति यहाँ तक है। अब दोनों में बंटवारा होना चालू हो गया। तो बंटवारा होना, तो इसके कोशिका द्रव्य का बंटवारा होता है। तो कोशिका द्रव्य का जो दूसरा स्टेप आता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य का विभाजन क्या कहलाता है, साइटोकाइनेसिस। नोट करके लिखेंगे, पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन सेल प्लेट के द्वारा होता है एवं जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन अंतर्वलन के द्वारा होता है। पादप में हमने क्या बताया था, पादप में बताया था सेल प्लेट द्वारा होता है। जंतु में अंतर्वलन द्वारा होता है। सेल प्लेट को क्या कहते हैं, कोशिका पट। पादप कोशिकाओं में कोशिका पट हमने बताया था किसका कार्य है, कोशिका पट का निर्माण करना। कैमेलोगाल्जी ने किसकी खोज की थी, गाल्जी काय की। गाल्जी काय क्या करता है, पादप कोशिकाओं में कोशिका पट का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये हो गया। जंतु कोशिकाओं में अंतर्वलन द्वारा होता है। अंतर्वलन का मतलब होता है कि ये जो कोशिकाएं हैं बीच से संकुचित होती हैं, बाद में दो भागों में टूट जाती हैं। तो इस तरह से कैरियोकाइनेसिस समाप्त होता है, साइटोकाइनेसिस समाप्त होता है। इसके बाद अब हमने समसूत्री कोशिका विभाजन में क्या क्या चीज़ें पढ़ी। समसूत्री कोशिका विभाजन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो इसका क्रम पूछा जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो आप इसका क्रम आप याद रखेंगे। ये है PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज। यहाँ पे हमने आपको दर्शाया हुआ है। आगे जब हम सेल साइकिल बताएंगे तो बताएंगे सेल साइकिल चलती है, उसके द्वारा ही ऐसा सब कुछ होता है। दूसरा नंबर आता है, अब जैसे ही कोशिका विभाजन हुआ, यहाँ पे हम लोग बात अब सेल साइकिल की कर लेते हैं। ये जो हमने इतनी चीज़ें आपको बताई वो किसका पार्ट था भैया, माइटोटिक का था। किसका पार्ट था, माइटोटिक का था। हमने बताया ना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये इतनी भाग क्या थी, माइटोटिक की थी। यह केवल कोशिका विभाजन में जितना समय होता है उसका केवल 5 से 10% समय इसमें होता है। जो प्रोफेज, मेटाफेज सारी चीज़ें चलती हैं ना, 5 से 10% समय कुल कोशिका विभाजन का जो कोशिका चक्र होता है उसका 5 से 10% समय होता है। अब जैसे ही केंद्रक का विभाजन समाप्त होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाता है, अब क्या हो गया, एक नई कोशिका का निर्माण हो गया। अब ये जो नई कोशिका बनती है, ऐसा नहीं है कि उसमें तुरंत विभाजन हो जाता है, नहीं। आप सोचो, कभी अंडे से निकला हुआ चूजा अंडा देता है, नहीं देता है। थोड़ा सा समय लेता है, तैयार होता है। अगर मुर्गी रहेगी तभी अंडा देगा, है कि नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पे भी जो कोशिकाएं तुरंत बनी हुई होती हैं वो क्या करती हैं, तुरंत उनमें विभाजन नहीं होता है। अपने ग्रोथ वृद्धि के लिए कुछ समय लेती हैं। अब वो समय क्या कहलाता है, इंटरफेज कहलाता है। यहाँ पे हमने लिखा इंटरफेज कहलाता है। मीन्स कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं, विभाजन के उपरांत इंटरफेज उसमें चलता है। क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, दो कोशिकाओं के विभाजन के बीच की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। दो कोशिकाओं के बीच विभाजन के बीच की अवस्था इंटरफेज कहलाती है। इंटरफेज अवस्था में कोशिकाएं जो होती हैं वो अपने आप को विभाजित होने के लिए कोशिकाएं क्या होती हैं, अपने आप को विभाजित होने के लिए तैयार करती हैं। किस अवस्था में, इंटरफेज अवस्था में। अच्छा, तो इंटरफेज अवस्था की बात अगर हम लोग करें, पूरी सेल साइकिल में क्या क्या है, माइटोटिक फेज और इंटरफेज। सेल साइकिल में क्या क्या है, माइटोटिक फेज और इंटरफेज। हमने माइटोटिक फेज यहाँ आपको बता दिया।
अब इंटरफेज चलेगा। इंटरफेज की 3 उप अवस्थाएं होती हैं। कितने भैया? 3। इंटरफेज की जो तीनों उप अवस्थाएं होती हैं उसमें पहला कौन सा है? G1। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बहुत ज़्यादा मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ कि ये बहुत नई चीज़ है, आप सबको पता होगा। G1S और G2, इसी के बारे में हम लोग भी बात करेंगे। अब G1S और G2 ये 3 अवस्थाएं इंटरफेज की होती हैं, मुख्य रूप से 3 होती हैं। अब G1 अवस्था में क्या होता है? आरएनए प्लस प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका? आरएनए। क्वेश्चन पूछा था आरएनए। G1 में क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन बनते हैं। उसके बाद कुछ मात्रा में हमने आपको बताया था नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनी क्षार बताया था जब हम कल न्यूक्लिक अम्ल बताए थे। 5 नाइट्रोजनी क्षार, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ये 5 नाइट्रोजनी क्षार हैं। ये पाँचों नाइट्रोजनी क्षार जो हैं वो क्या हैं? वो उनका फॉर्मेशन कहाँ होता है? G1 में होता है। वेरी गुड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एस अवस्था की। एस अवस्था में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन बनती है। यहाँ पे एस पे लिखा है, इसका मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं है, इसका मतलब क्या है? हिस्टोन प्रोटीन। हमने बताया था ना यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है, तो डीएनए के साथ ही इसका संश्लेषण होता है एस अवस्था में। इसमें कुल समय जो लगता है 30 से 40%, कुल कोशिका चक्र का 30 से 40% समय जो है किसमें लगता है भैया? G1 अवस्था में। और एस अवस्था में अगर हम लोग बात करें, एस अवस्था इंटरफेज की सबसे बड़ी अवस्था होती है, इसमें 30 से 50% समय लगता है कुल, मतलब लगभग आधा। आप देख रहे होंगे, फिगर से भी आप देख रहे होंगे बहुत सबसे ज़्यादा समय किसमें लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा समय किसमें लग रहा है? वो एस अवस्था में लग रहा है। उसके बाद नंबर आता है G2 अवस्था। इसमें 10 से 20% समय लगता है। पहली चीज़ 10 से 20% का समय लेता है। इसमें भी ये समसूत्री कोश का भाजन क्या कहते हैं, जैसे G1 होता है वैसे G2 होता है। इसमें भी आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। मीन्स क्या हुआ कि G1 और G2 अवस्था में क्या करती है? कोशिका अपने आप को विभाजित होने के लिए वृद्धि करती है, बढ़ोतरी करती है। अब एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ कोशिकाओं में G1 अवस्था के बाद एस अवस्था नहीं आती है, G0 अवस्था आ जाती है। कुछ कोशिकाओं में एस अवस्था के बाद G1 अवस्था के बाद एस अवस्था नहीं आती है, G0 अवस्था आ जाती है। मीन्स एस अवस्था अगर नहीं आएगी तो G2 भी नहीं आएगी, और अगर G2 नहीं आएगी तो माइटोटिक अवस्था नहीं आएगी, माइटोटिक नहीं आएगी तो कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा, और अगर कैरियोकाइनेसिस नहीं होगा तो कोशिका का विभाजन भी नहीं होगा। अब क्या होगा? मतलब यहाँ पे क्या हुआ? ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि कोशिका में वृद्धि तो हुआ लेकिन विभाजन नहीं हुआ। तो ऐसी कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं, जैसे तंत्रिका की कोशिका, नर्व सेल में विभाजन नहीं होता है, केवल वृद्धि होता है। इसलिए जंतु कोशिका की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? नर्व सेल होती है। इसके अलावा कुछ मसल्स की जो मांसपेशियों में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं, उसमें भी G1 अवस्था के बाद G0 अवस्था आ जाती है। G1 अवस्था के बाद G0 अवस्था आने का मतलब ये हुआ कि कोशिका में G1 अवस्था में क्या होता है? वृद्धि होता है। कोशिका में वृद्धि हुआ लेकिन विभाजन नहीं हुआ। इसलिए जो तंत्रिका की कोशिकाएं होती हैं वो केवल वृद्धि करती रहती हैं, विभाजन नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो जंतु की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती हैं। इसके बाद जैसे इंटरफेज अवस्था कंप्लीट होती है, माइटोटिक फेज अवस्था चालू हो जाती है। हमने आपको बताया माइटोटिक फेज में 5 से 10% समय लगता है, और इन 5 से 10% समय में हमारा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे हमने शार्ट में PMAT लिखा हुआ है। पी प्रोफेज, पी का मतलब क्या हो गया? प्रोफेज, एम का मतलब मेटाफेज, ए का मतलब एनाफेज और टी का मतलब टीलोफेज हो गया। तो यहाँ पे हमारा इंटरफेज भी समाप्त हुआ। अगली बात आती है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग कुछ चीज़ें लिखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। पहली बात तो यह है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किस वैज्ञानिक ने किया? तो फार्मर और मूरे आप लोग याद रखेंगे। ज़्यादातर कृषि के छात्र जो है किसान के बेटे होते हैं, उनके पापा क्या होते हैं? फार्मर होते हैं। फार्मर और मूरे याद रखेंगे। इसका W फ्लेमिंग समसूत्री का, और इसका फार्मर और मूरे ने खोज किया था। दूसरी बात अगर हम लोग बात करें, समसूत्री कोशिका विभाजन जनन कोशिकाओं में होती है, द्विगुणित जनन कोशिकाओं में। समसूत्री कोशिका विभाजन द्विगुणित जनन कोशिकाओं में होती है। जनन कोशिकाओं के बारे में हम आपको बताएंगे।
अगला लिखेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन के उपरांत ही गैमेट का निर्माण होता है। किसका होता है भैया? गैमेट। समसूत्री कोशिका विभाजन के उपरांत ही गैमेट का निर्माण होता है। गैमेट बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट दो प्रकार के होते हैं। गैमेट को आपको मालूम है ना, युग्मक जिसको कहा जाता है, युग्मक। गैमेट बनने की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस, अब युग्मक जनन जिसको कहते हैं। अब गैमेट क्या है? गैमेट दो होते हैं, नर में मेल गैमेट, मादा में फीमेल गैमेट। तो मेल और नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक, दो युग्मक बनते हैं। अब ये जो नर और मादा युग्मक मिलते हैं ना भैया, इसी को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? निषेचन। अब आप सोचो, निषेचन के बाद जायगोट बनता है, जायगोट के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण आगे बढ़कर क्या होता है? जीव बनाता है ना। अब क्या है कि अगर सोचो गैमेट ही ना बने तो क्या जायगोट बनेगा? नहीं बनेगा। तो अर्धसूत्री कोश का विभाजन निरंतर जीवन चलने के लिए बहुत आवश्यक है। और दूसरा हमने बताया था कि अर्धसूत्री कोशिका, जैसे इसका नाम क्या है? अर्ध का मतलब आधा। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है? मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। किसमें? 4 पुत्री कोशिकाएं किसमें बनती हैं? अर्धसूत्री में। 2 पुत्री कोशिकाएं किसमें बनती हैं? समसूत्री में, एक मात्र कोशिका से। अच्छा, इतनी बात तो आपके समझ में आई गई होगी। आगे हम लोग बात करते हैं कि समसूत्री, जैसे हमने बताया था कि गुणसूत्रों की संख्या समान रहती पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे हम लोगों में 46 है, तो आने वाली हमारी पीढ़ी या आपकी पीढ़ी, सबकी पीढ़ियों में गुणसूत्रों की संख्या 46 ही होगी। और ये किसके द्वारा संभव है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा, क्योंकि इसमें जब विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, मतलब गैमेट बन जाते हैं। गैमेट बनते हैं तो अब इसका मतलब क्या हुआ? गैमेटों में गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? गैमेटों में गुणसूत्रों की संख्या n होती है। और अगर गैमेट बनने जो जब नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो युग्मनज बनता है। युग्मनज जिसको जायगोट कहते हैं, तो जायगोट क्या हो गया? 2n हो गया। अब जायगोट से ही भ्रूण बनता है, तो भ्रूण भी क्या हो गया? 2n हो गया। तो भ्रूण इम्ब्रियो द्विगुणित होता है, लेकिन जो हमारा गैमेट होता है वो अगुणित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। अब बात आती है, इसके बाद बात आती है कि इम्पोर्टेंस तो आप समझ ही गए कि युग्मक का निर्माण होता है। दूसरा, इसके द्वारा जीवन निरंतर चलता रहता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और जिससे गैमेट बनते हैं। और इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी गुणसूत्रों की संख्या किसी भी स्पीसीज़ में या जीव में समान बनी रहती है। अब हम इसके कार्यशीलता की बात करेंगे कि एक किस तरह से कार्य होता है। इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन को मियोसिस सेल डिवीजन कहते हैं। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की पूरी क्रिया 2 चरणों में पूरी होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। जैसे समसूत्री 2 में पूरी होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस वास्तव में है क्या? कैरियोकाइनेसिस में हमने बताया केंद्रक का विभाजन क्या कहलाता है? कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। केंद्रक का विभाजन कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य का विभाजन साइटोकाइनेसिस कहलाता है। अब बात यह है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में केवल एक ही बार कैरियोकाइनेसिस होता है, लेकिन इसमें 2 बार होता है, अर्धसूत्रण फर्स्ट और अर्धसूत्रण सेकंड। सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, ये अर्धसूत्रण सेकंड है, सेकंड। अब बात हम लोग पहले अर्धसूत्रण फर्स्ट की करते हैं। अर्धसूत्रण फर्स्ट में आपको पता है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट आते हैं। अब बात यह है कि प्रोफेज फर्स्ट की 5 उप अवस्थाएँ होती हैं। एक्चुअली प्रोफेज बहुत बड़ी अवस्था होती है, इसको आसानी से समझने के लिए छोटे छोटे भागों में बांटते हैं, इसके बाद इसमें बात करते हैं। उसके बाद इसका अध्ययन करते हैं। इसमें जो पहली अवस्था है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये 5 अवस्थाएं होती हैं। एक फंडा भी आप लोगों को पता होगा, लता जरा पानी दे दो, इस तरह से है, लता जरा पानी दे दो। तो आप लोग याद रखिएगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन। एक क्रम भी पूछा आता है, एक क्रम तो ये पूछा आता है, दूसरा क्रम ये पूछा आता है, तीसरा क्रम ये पूछा जाता है G1, S, G2 और M। माइटोटिक को M जनरली कहा जाता है। तो आप कोशिका चक्र का क्रम याद रखेंगे, कैरियोकाइनेसिस का क्रम याद रखेंगे और प्रोफेज फर्स्ट की उपावस्था का क्रम याद रखेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम लेप्टोटीन की बात करते हैं। लेप्टोटीन क्या होती है? वही बात है कि लेप्टोटीन में क्या हो जाता है,
केंद्रक कला और केंद्रिका नष्ट हो जाती है। इसमें भी मैंने बताया था प्रोफेज, क्योंकि ये भी प्रोफेज का है। केंद्रक कला और केंद्रिका नष्ट हो जाती है। क्रोमैटिन धागे समजात गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। इसमें समजात गुणसूत्र बने। होमोलॉगस क्रोमोसोम किस में भी निर्मित होते हैं? लेप्टोटीन में। समजात गुणसूत्र किस में बनते हैं? लेप्टोटीन में। आप लोग लिख लेंगे। जाइगोटीन, यह दूसरी अवस्था होती है। समजात गुणसूत्रों का जोड़ा बनने लगता है। जो समजात गुणसूत्र बने होते हैं वो जोड़ा बनाते हैं सॉरी, समजात गुणसूत्र जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बनने की क्रिया क्या कहलाती है? सिनॉप्सिस। क्या कहलाती है भैया? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कहलाती है? सिनॉप्सिस। इसमें हमने बताया समजात गुणसूत्र बने। समजात गुणसूत्र, इसमें क्या हो गया? सिनॉप्सिस। समजात गुणसूत्र, ये जो समजात गुणसूत्र लेप्टोटीन बनते हैं वहीं यहाँ पे आकर जोड़ा बना लेते हैं। तो इनके जोड़ा बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? सिनॉप्सिस कहते हैं। पैचिटिन, अब ये जो समजात गुणसूत्र होते हैं इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में आनुवंशिक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं। किस अवस्था में? पैचिटिन अवस्था में, जिसको क्या कहा जाता है? क्रॉसिंग ओवर। तो पैचिटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर। पैचिटिन में क्या होता है भाई? क्रॉसिंग ओवर होता है। अब क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ही आपको पता है कि जो पुत्र होता है वो जनरली पिता के समान होता है, ये तो सबको पता होगा। लेकिन पिता से कुछ भिन्न होता है। माता से जो पुत्री होती है वो माता के समान होती है, पुत्र भी कभी माता के समान हो जाते हैं। मॉर्फोलॉजी उनकी उस तरह से दिखती है, लगता है हाँ उन्हीं का लड़का है, लेकिन कुछ भिन्नता होती है, सेम टू सेम नहीं होंगे। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। इनका जो गुणसूत्र होते हैं उनमें परिवर्तन हो जाता है, जिससे आने वाली पीढ़ी में कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। इसी को आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी हमने बताया था, किसी भी जीव के वंशानुगत तथा विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। तो क्रॉसिंग ओवर कहाँ होता है? पैचिटिन में होता है। इसके बाद डिप्लोटीन में क्या होते हैं? डिप्लोटीन में जो समजात गुणसूत्र हैं ये विपरीत ध्रुवों के जो समजात गुणसूत्र हैं दूर दूर जाने लगते हैं, दूर दूर चले जाते हैं। और डाइकानेसिस में कियाज्मा, जो कियाज्मा है, हाँ कियाज्मा हमने आपको बताया नहीं। एक्चुअली क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे होता है, जैसे सपोज करिए दो समजात गुणसूत्र हैं, एक गुणसूत्र ए हो गया, दूसरा हो गया। अब ये यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होता है इसको कियाज्मा कहते हैं। कियाज्मा या कियाज्मेटा कहते हैं। तो ये जो कियाज्मेटा है, कियाज्मा है, ये कहाँ जाता है? जो हमारा सेंट्रोमियर है इससे दूर जाने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं? उपांति भवन कहते हैं या उपांतिकरण कहते हैं, टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। टर्मिनलाइजेशन। तो डाइकानेसिस में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन होता है सॉरी। इसके बाद हम बात करते हैं, आपको ये समझ में आ गई होगी, शॉर्ट में मैं फिर से बताता हूँ। प्रोफेज की 5 उपावस्थाएं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डिप्लोटीन और डाइकानेसिस। लेप्टोटीन में समजात गुणसूत्र बनते हैं, जाइगोटीन में सिनॉप्सिस होती है, पैचिटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है, डिप्लोटीन में दूर दूर चले जाते हैं जो हमारे समजात गुणसूत्र होते हैं, और इसमें टर्मिनलाइजेशन होता है। डाइकानेसिस में मीन्स टर्मिनलाइजेशन का मतलब होता है कि जो कियाज्मा है वो सेंट्रोमियर से दूर जाने लगता है। ज़रूरी भी है दूर जाना इसका, क्योंकि वो सेंट्रोमियर में सिस्टर क्रोमैटिन में पाया नहीं जाता जब नए केंद्र गुणसूत्र बनते हैं। अगला बात मेटाफेज होता है। मेटाफेज भी यह दूसरी सबसे बड़ी अवस्था होती है। इसमें भी गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं, गुणसूत्र साफ साफ दिखाई देने लगते हैं, स्पिंडल का फाइबर का निर्माण हो जाता है। उसके बाद एनाफेज, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इस एनाफेज में आपको बताया था कि गुणसूत्र के सेंट्रोमियर टूट जाते हैं और सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सेंट्रोमियर नहीं टूटते हैं। इसमें किसी भी कोशिका का जो कुल गुणसूत्र है उसका आधा गुणसूत्र, जैसे किसी में 46 गुणसूत्र है तो उसका 23 गुणसूत्र दूसरे पोल की तरफ विपरीत ध्रुवों की ओर 23 गुणसूत्र चले जाते हैं। यहीं पे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है? तो एनाफेज फर्स्ट आ गया। इसमें एनाफेज सेकंड भी आएगा, तो एनाफेज सेकंड गलत है। एनाफेज फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। टीलोफेज की अगर हम लोग बात करें तो टीलोफेज में भी वही चीज़ होती है, क्या कि टीलोफेज में एक प्रोफेज फर्स्ट की जस्ट विपरीत की अवस्था होती है। इसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका,
नष्ट हो जाती हैं, जो गुणसूत्र हैं क्रोमैटिन धागों में बदल जाते हैं। इसके बाद फिर कैरियोकाइनेसिस नहीं होता है, साइटोकाइनेसिस तुरंत नहीं होता है। इसमें होता क्या है कि जब प्रोफेज फर्स्ट अर्धसूत्र प्रथम स्टार्ट हो खत्म हो गया, जैसे मान लो कोई कोशिका है, जनन कोशिका है, इसमें एक केंद्रक है, इसमें मियोसिस फर्स्ट चला, अर्धसूत्र फर्स्ट चला, तो इसमें एक की कोशिका में 2 केंद्रक हो गए। अब जब 2 केंद्रक हो गए, अब इसी में बिना कोशिका द्रव्य के विभाजन के, बिना साइटोकाइनेसिस के ही दूसरा अर्धसूत्र सेकंड चलता है, और यह जो अर्धसूत्र सेकंड चलता है इस समसूत्री के समान चलता है। तो आपको कुछ इसमें पढ़ने नहीं है, क्योंकि समसूत्री के समान चलता है तो समसूत्री इधर हमने पढ़ाया हुआ ही है, सेम चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे भी इस तरह से जब समसूत्री के समान होगा तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n थी, इसमें n हो गई, इसमें n हो गई और इसमें हो गई। अब ये समसूत्री के समान जो मियोसिस सेकंड है समसूत्री के समान होता है, तो इसमें भी गुणसूत्रों की संख्या ये समसूत्री के जैसे n है तो n ही रहेंगे, 2 हो जाएंगे, n और n। इस तरह से एकमात्र कोशिका में 4 पुत्री केंद्रक हो जाते हैं, किसमें? अर्धसूत्रण अंत के सेकंड के अंत में। अब क्या होता है, अब एकमात्र कोशिका के 4 पुत्र हो गए। अब इसमें भी वही बात हो गई, क्या कि बंटवारा। इस तरह से इसमें भी साइटोकाइनेसिस होता है, जो कोशिका द्रव्य होता है 4 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसलिए एकमात्र कोशिका से 4 गैमेट बनते हैं, एकमात्र कोशिका से 4 गैमेट बनते हैं। क्वेश्चन ये है कि गैमेट की अगर बात करें कि एकमात्र कोशिका से कितने गैमेट बनते हैं? 4। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 100 बीज बनने के लिए 100 बीज बनने के लिए कितने अर्धसूत्रण की आवश्यकता होगी, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि 100 बीज बनने के लिए कितने अर्धसूत्रण की आवश्यकता होगी। मैं इसको नेक्स्ट टॉपिक में बता दूंगा कितने होंगे। यहाँ पे जब अर्धसूत्री कोश का विभाजन समाप्त होता है उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या? गैमेट के निर्माण की। गैमेट वास्तव में होता क्या है? 2 तरह के होते हैं, मेल और फीमेल। मेल गैमेट बनने की क्रिया को नर गैमेटोजेनेसिस और मादा को मादा गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। मादा युग्मक जनन, नर युग्मक जनन को माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, मादा को मेगा गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। ये जो गैमेट होते हैं वो n होते हैं। इसके बाद हम अगली बात करते हैं जो एक और फ्री प्रकार की कोशिका विभाजन होती है, जिसको हम फ्री सेल डिवीजन कहते हैं। फ्री सेल डिवीजन केवल किस में होता है? भ्रूणपोष में होता है। इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? भ्रूणपोष में 3n होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसका? मुकुलन का, बडिंग। बडिंग के द्वारा भी कोशिका विभाजन होता है, तो एक इसमें पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है। एक और है एमाइटोसिस सेल डिवीजन। एमाइटोसिस सेल डिवीजन सभी प्रकार की प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हमारा अगले लेक्चर में होगा। धन्यवाद।